अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। सबसे पहले जरा बात कर लेते हैं जी द फियास्को। पूरी दुनिया में बात होती है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जमाना है। आज नहीं, आने वाले कई महीनों के आप वेदर को मौसम की क्या सूरत हाल होगी, क्या सिचुएशंस होंगी, उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजिकली आपको कई चीजों का पता होता है। लोग चांद नहीं बल्कि मार्स के एनवायरमेंट में एंटर हो रहे हैं, वहां पे लैंडिंग कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो मसले मसाइल हैं वो अपनी जगह हैं। हम साइंटिफिक होने की भी कोशिश करते हैं, फिर हमें रोयत हलाल की भी जरूरत पड़ती है, यानी खुद आंखों से देखकर इस बात की गवाही देना कि क्या नया चांद हुआ है या नहीं। कल इसी तरह की कशमकश की कैफियत आपने देखी जब शबान मुअज़्ज़म का हमने चांद देखना था और आज ये तय पाया कि उसकी क्योंकि साइटिंग नहीं हुई है तो आज 30 रजब है पाकिस्तान में। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आती कि हर दफा एक सस्पेंस की सी सूरत हाल, यानी एक ऐसा मौका जो मेरे ख्याल में हमारे लिए दुआ का वक्त होता है, हमारे लिए खुशियों का वक्त होता है, फोरकास्टिंग का वक्त होता है, उसको हम एक अजीब कशमकश में डाल देते हैं। पहले अनाउंसमेंट कर देते हैं कि नहीं जी हमारे हिसाब से और साइंटिफिकली चांद हो चुका है, फिर उसके बाद एक उसकी तरदीद आती है या उसके ऊपर रिजर्वेशंस आती हैं। आई थिंक इट्स हाई टाइम कि हम बहैसियत पाकिस्तानी पूरी दुनिया में अपना ये इस तरह के हमारे एटीट्यूड की वजह से मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारी खिल्ली उड़ाई जाती है, हमारा मजाक बनता है। सो आई थिंक वी रियली नीड टू पुट थिंग्स इन ऑर्डर। जिस चीज को भी आप फॉलो करें, एक आपकी जो यकजहती होनी चाहिए बहैसियत एक कौम के, वो बड़ी अहम है। सो आई थिंक लेट्स बी माइंडफुल ऑफ दैट। लेकिन जी आज 30 रजब है, इंशाल्लाह ताला कल शाबान की पहली तारीख होगी। इसका मतलब है अब हम इंशाल्लाह ताला रमजान मुबारक से सिर्फ 30 रोज 29 रोज दूर रह गए। ये बड़ा अहम है एंड देयरफॉर वी नीड टू टेक अ लुक एट दैट। तैयारियां कर लें जी, और तैयारी का मतलब ये यकीनन नहीं है कि आप बाहर निकलना ज़्यादा शुरू कर दें, क्योंकि हम वैसे ही देख रहे हैं कि पिछले रमज़ान की तरह यानी साल 2020 की तरह जिसमें हमने देखा था कि यकायक एक कोविड की पीक आई थी, तीसरी लहर का भी वही ताल्लुक है। पंजाब की बात करें जी तो तकरीबन 5 अजला जिसमें लाहौर शामिल है उसको ख़तरनाक तरीन करार दिया गया है और हम मैक्रो से माइक्रो, माइक्रो से नैनो लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। लाइक लिटरली गली मोहल्ले, एक एक घर को, एक एक गली को सील करने की बातें की जा रही हैं। लेकिन कोरोना है कि काबू में नहीं आ रहा और इस वक्त कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में यूके वेरिएंट आ चुका है, यानी जो एक तरह से डिफरेंट स्ट्रेन है कोविड-19 का वो आ चुका है। इसलिए बड़ा अहम है कि आप लोग प्लीज एहतियात बरतिए। सो वी आर गोइंग टू टेक द लीड फ्रॉम दैट। और उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, आज सबसे पहले बात की जाए, आज गवर्नमेंट और अपोजिशन के मामलात पे बात करते हैं। ये देखते हैं कि अपोजिशन के बारे में हुकूमत का क्या ख्याल है। लेट्स टेक अ लुक। मरियम नवाज लंदन जाना चाहती हैं। नवाज शरीफ बानी MQM बनना चाहते हैं, लेकिन अंजाम याद रखें। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की वार्निंग। जावेद लतीफ की जो ये सोच है, असल में वो उसकी अपनी कोई सोच नहीं है। असल सोच जो है ये उनकी है जो अल्ताफ हुसैन बनना चाहते हैं कि अल्ताफ हुसैन बनने जरूर, लेकिन उसका अंजाम भी फिर अपने सामने रखें। वो भी लंदन से वापस नहीं आ रहा, आप भी लंदन से वापस नहीं आ पा रहे, और जो यहाँ पे हैं उनको शायद हम लंदन नहीं जाने देंगे। मैं आना चाहूँगा, वाज़ेह कर दिया, नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को जेलों में नहीं भेजना चाहते। आप प्ली बार्गेन करें, फिर चाहे लंदन जाएं या स्विट्जरलैंड, हमारी जान छोड़ें। हम आपको जेलों में नहीं भेजना चाहते। आप पैसे पाकिस्तान के लोगों के वापस करें, प्ली बार्गेन करें, आराम से हमारी तरफ से लंदन में रहें, स्विट्जरलैंड में रहें, हमारी जान छोड़ें। और उसके बाद लेकिन ये नहीं हो सकता कि मीठा मीठा हक और कड़वा कड़वा तू, आप पैसे भी ना दें, जेल भी ना जाए, चॉइस आपकी अपनी। वजीर इत्तलात शिवली फराज ने कहा, सियासी लवारसों के एहतजाज का पहला फेज नाकाम हो गया। ऑपोजिशन को अब अपनी सियासी मौत नजर आएगी। हम एक सियासी जो लावारिस हैं उन्होंने एक कैंपेन शुरू किया है कि वो लॉन्ग मार्च करेंगे, इस्तीफे देंगे, जलसे करेंगे। पहला फेज तो उनका बुरी तरह से नाकाम हुआ। तो मईशत का जो हमारा जो पहिया है वो चूंकि अब चल पड़ा है, तो अपोजिशन है उसमें अपने लिए अपनी सियासी मौत रही है छोड़ा। वफाकी वजीर ने वाज़ेह किया, अपोजिशन हुकूमती मैंडेट तस्लीम करे तो बातचीत के लिए तैयार हैं। सिर्फ केसेस के हवाले से कोई बात नहीं हो सकती। हमारी मईशत
जी जनाब अली, तो सबसे पहले जरा बात करते हैं, हमारे साथ इस वक्त लाइन पे मौजूद हैं बैरिस्टर वकास अब्रेज, उनसे जरा मशवरा लेते हैं। ये जो दोबारा बात की जा रही है कि इन 7 वोटों के मामले पर अदालत में जाएगी ऑपोजिशन, उनके केस में कितना दमखम है और क्या ये अदालत का मामला, कैमरे का मामला किसी तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है? और ये सब मेरे ख्याल में अब कयास आराइयां हैं, इसके ऊपर कुछ ज्यादा वजन नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि यूसुफ रजा गिलानी साहब के हवाले से जब हुकूमत ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था तो उनकी जो मेंबरशिप थी वो अपनी जगह कायम रही। अस्सलाम वालेकुम वकास। वालेकुम अस्सलाम। वकास, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग टाइम। मुझे बताइए कि इस वक्त ऑपोजिशन और पीडीएम ये इरादा किए बैठे हैं कि सेनेट की चेयरमैनशिप के मामले पर और जो उनके तहफ्फुजात है 7 वोटों को लेकर, उसके लिए वो अदालत जाएंगे। कितना वजन नजर आ रहा है आपको उनके मौकफ में, और क्या अदालत में कोई कामयाबी हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए सिद्रा, जहां तक अदालत जाने की बात है, आर्टिकल 69 जो कि पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा इस वक्त डिबेटेबल है, और पाकिस्तान के अंदर जितने भी जूरिस्ट हैं, जितने भी लीगल एनालिस्ट हैं, उनकी एक ही सेक्शन की, एक आर्टिकल की तरफ जो है तवज्जो है, वो आर्टिकल 69 जो ये कहता है कि सेनेट के अंदर या कौमी असम्बली के अंदर, मीनिंग देयर बाय के मजलिस शुरा पार्लियामेंट के किसी हाउस के अंदर किसी किस्म की भी कोई प्रोसीडिंग होती है जो कि हाउस के इंटरनल अफेयर से रिलेटेड है, ये प्रोसीजर से रिलेटेड है, तो ऐसी प्रोसीडिंग जो है दैट कैन नेवर बी कॉल्ड इन क्वेश्चन बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ इन पाकिस्तान। सही। दिस वर्ड द एसेंस ऑफ आर्टिकल 69 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। लेकिन जहां तक मेरा ओपिनियन है इस बारे में, चूंकि डिफरेंट जूरिस्ट का डिफरेंट ओपिनियन, जहां तक बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं इस पे सोचता हूँ वो ये कि कोई भी अदारा हो पाकिस्तान के अंदर, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो जुडिशरी हो, किसी को भी अनफेटर्ड, अनचेक्ड या अनकंस्ट्रेंड पावर्स नहीं दी जा सकती कि वो अपने हाउस के अंदर कोई ऐसी प्रोसीडिंग करे, चाहे वो इलीगल हो, इरेगुलर हो, तो उसे भी कोर्ट में चैलेंज ना किया जा सके। सही। तो मेरा इस बारे में एक बड़ा क्लियर व्यू है कि ये जो मैटर है दैट कैन बी पुट बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अंडर आर्टिकल 184(3) और सुप्रीम कोर्ट इसकी ज्यूरिसडिक्शन बिल्कुल टेक अप कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट ये मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस है। पाकिस्तान के अंदर सेनेट के मुकद्दस ऐवान में, जो कि ऐवान बाला है हमारी पार्लियामेंट का, जो जग हंसाई हुई, जो जमीर फरोशी हुई, बल्कि मैं जरूर सीधा आपकी इजाजत से ये भी कहना चाहूंगा, यहाँ शाह बिकते हैं, फकीर बिकते हैं, यहाँ सगीरो कबीर बिकते हैं, कुछ सरे बाजार, इस शहर में जमीर बिकते हैं। आपने यूसुफ रजा गिलानी का जो सेनेट का इलेक्शन था, शेयर फीस का, उसमें भी देखा कि 7 वोटों का फर्क था, और वहां पे भी यहाँ जमीर फरोशी हुई, वहां पे भी वोट बिके, और फिर यूसुफ रजा गिलानी के बेटे की जो वीडियो आई, उसके बाद सारी कौम ने देखा कि कुछ ना कुछ दाल में काला है। और एट द सेम टाइम नहीं, लेकिन सॉरी टू इंटरप्ट यू वकास, यहाँ पे 2 मामला साथ साथ चल रहे हैं। एक तो यूसुफ रजा गिलानी साहब की मेंबरशिप यानी सेनेट की इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, और दूसरा अभी हाल ही में होने वाले जो चेयरमैन ऑफ द सेनेट की बात की जा रही है। तो दोनों में से आपका मौकफ क्या है? जग हसाई तो देखिए दोनों मामलात में बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं, दोनों तरफ के जो नैरेटिव्स हैं वो बड़े मुख्तलिफ हैं। आप क्या समझते हैं, पलड़ा किसका भारी है, मॉरल पलड़ा किसका भारी है, और पब्लिक परसेप्शन किसके साथ है? क्या उनको लगता है कि ऑपोजिशन की तरफ से इसमें कुछ धांधली, या एक तरह से जिसके ये इल्जामात लगाए जा रहे हैं जमीर फरोशी के, कि इज इट अबाउट द इनिशियल मेंबरशिप, यानी जो सेनेट की मेंबरशिप मिली है यूसुफ रजा गिलानी साहब को, उसके बारे में बात की जा रही है, या अभी चेयरमैनशिप के बारे में आपका ये मौकफ है? देखिए दोनों जो भी यूसुफ रजा गिलानी के इलेक्शन के बारे में और चेयरमैनशिप के बारे में, दोनों के बारे में मेरा यही मौकफ है कि दोनों में जमीर फरोशी हुई थी। चूंकि जहां पे शेख हफीज की बात थी, वहां पे गवर्नमेंट के पास नंबर्स पूरे थे और शेख हफीज को वो इलेक्ट करवा सकते थे, और उसी हाउस से उन्होंने इलेक्ट करवाया भी अपनी दूसरी एक फीमेल मेंबर को बतौर सेनेटर। लेकिन वहां पे आपने देखा कि इनके अपने ही जो वोटर्स थे, एमएनएस थे, उन्होंने अपने वोट जानबूझ के मुस्तरद करवाए, और एट द सेम टाइम जब चेयरमैनशिप की बात थी तो उस वक्त यूसुफ रजा गिलानी के पास पीडीएम के तमाम मेंबर्स को मिला के 52 मेंबर्स की वोटों की हमायत हासिल थी। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट के पास 48 या 49 वोट्स हासिल थे। लिहाजा अगर देखा जाए तो दोनों तरफ से अगर
पहले यूसुफ रजा गिलानी की जब बारी थी बतौर सेनेटर, उस वक्त गवर्नमेंट की क्वार्टर्स की तरफ से जमीन फरोशी हुई, और जब चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात की बात हुई तो उस वक्त जो पीडीएम की जो तहरीक थी या जमातें थी उनकी तरफ से जो है वो जगहंसाई का भी सामना करना पड़ा। अब ऐसा करते हैं, ब्रेक लेते हैं, वापस आऊंगी आपसे दोबारा इस पे गुफ्तगू करते हैं कि अगर ये इल्जाम लगाया जाता है जमीर फरोशी का, और जिसपे हमने देखा कि बड़े स्ट्रांग और वोकल अंदाज में वजीर आजम इमरान खान साहब ने अपने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से पहले उसको पॉइंट आउट किया था, उसके ऊपर बरहमी का इजहार किया था, लेकिन इस दफा भी मामलात उलट आए हैं, यानी अब तो रिजल्ट गवर्नमेंट की फेवर में आया है। तो क्या वो मॉरल हाई स्टैंड, वो सेल्फ राइटियसनेस फिर रहती है कि जी हम दूसरों से बेहतर है क्योंकि हम बिकते नहीं है? क्या खरीदो फरोख का ही मामला था जिसके जरिए सपोर्ट हासिल की गई? ये बड़ा अहम सवाल है, और खास तौर पे लोगों के लिए, बिकॉज आहिस्ता आहिस्ता हो ये रहा है कि पीपल आर गेटिंग डिसकनेक्टेड फ्रॉम द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। इस पे बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात जरा करते हैं जी वकास से और जानने की कोशिश करते, गुत्थी सुलझाते हैं। वकास, तो फिर वो जो एक मॉरल हाई ग्राउंड था गवर्नमेंट का, खास तौर पे जो वजीर आजम इमरान खान साहब की स्टेटमेंट रही जब वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने जा रहे थे कि हम अपोजिशन को एनआरओ नहीं देंगे, हमारे यहाँ भी जो काली भिड़े, हमने तो पहले भी 20 अपने अराकीन निकाले जिनके बारे में हमें पता चला कि वो इस तरह की गैर अखलाकी किसी एक्टिविटी में मुलव्वस रहे हैं। तो अब क्या हुआ? अब अगर वही इल्जामात लग रहे हैं और कोई स्टेटस को में तब्दीली नहीं आई, क्या इस जीत को वाकई हम जीत मान सकते हैं, या वही जो हमारा हमेशा का एक वतीरा रहा है सेनेट के इलेक्शंस पे जो सवालिया निशान रहे हैं, इस दफा भी वो वैसे ही कंटिन्यू कर रहे हैं? देखिए सिदरा, जो आपने बात की है एब्सोल्युटली पुट द नेल ऑन द हेड। जो इमरान खान की एक मॉरल ग्राउंड थी, जो हमेशा से ऑनेस्टी की बात करते थे, इंसाफ की बात करते थे, और इंसाफ पे, ऑनेस्टी पे और दयानतदारी पे तमाम चीजों को कुर्बान करने की बात करते थे। लेकिन जब वो इस सिस्टम का हिस्सा बने हैं तो सिस्टम के अंदर इक्तदार के लिए, गवर्नमेंट को चलाने के लिए और सिस्टम को ऑपरेटिव रहने के लिए वो तमाम हरबे इनकी तरफ से इस्तेमाल किए गए कि जिससे वो इक्तदार में रह सके। अगर तो जितने भी इनके 7 से 8 मेंबर्स थे, शहरियार अफरीदी थे, जरताज गुल थे, जिनके वोट मुस्तरद हुए यूसुफ रजा गिलानी और शेख हफीज के मुकाबले में, तो अगर प्राइम मिनिस्टर चाहते तो उनकी मेंबरशिप को रिवोक करवा सकते थे, कैंसिल करवा सकते थे, अगर उनको ये लगता कि इंड्यूसमेंट का, किसी करप्ट प्रैक्टिसेस का ये लोग शिकार हुए हैं तो ऐसी सूरत हाल में। लेकिन वो इसलिए नहीं करवा सकते अगर वो उनको लेकिन विकास दैट वुड आल्सो हैव बीन अ, सॉरी टू इंटरजेक्ट, लेकिन वो भी एक नी जर्क रिएक्शन होता है ना। इस तरह तो देखें बड़ी गलती है, एक ह्यूमन एरर भी हो सकता है शहरियार आफरीदी साहब का कि उनका वोट जाया हो गया, लेकिन अगर इतनी स्ट्रिक्टनेस से वो रेट्रिब्यूटिव एक्शन लेने लगेंगे तब भी वो कोई स्टेट्समैन स्पिरिट का तो मुजाहरा नहीं कर रहे। सवाल ये है कि जो एक हम कॉमन थीम इसके अंदर देख रहे होते हैं कि खान साहब बड़ा एब्सोल्यूट स्टांस लेते हैं, यानी हर चीज को काला सफेद बड़ा क्लियरली लेबल कर देते हैं, और उसके बाद जिस चीज को कहा जाता है कि यू टर्न, या उनको कहीं ना कहीं अपने उस एब्सोल्यूट स्टांस से थोड़ा पीछे हटना पड़ता है। आपको लगता है कि 3 साल के दौरे हुकूमत में भी उन्होंने कुछ इससे कोई लर्निंग हुई है, कोई इंसाइट सीखी है कि नहीं भाई एब्सोल्यूट स्टांस नहीं लेना चाहिए? देखिए एब्सोल्यूट सेंटेंस बहुत दफा इमरान खान साहब ने लिया, लेकिन वो जितने भी एब्सोल्यूट सेंटेंस थे वो गवर्नमेंट में आने से पहले थे। गवर्नमेंट में आने के बाद इनको सारी चीजों का इदराक हुआ, सारी चीजों से खुद ये रूसनास होने के बाद इन्होंने बहुत सारे यू टर्न लिए। और जो शहरियार अफरीदी की या ताजगुल की बात की जा रही थी, वहां पर भी मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अगर वो किसी मेंबर के अगेंस्ट कोई एक्शन लेते तो ये अपनी अददी अक्सरियत खो बैठते और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी ना लेते। लिहाजा कुछ चीजों में अंडर द लॉ ऑफ नेसेसिटी, अंडर द लॉ ऑफ कंक्लूजन, मजबूरी के तहत इनको ये बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं। और एट द सेम टाइम जहां पर चेयरमैनशिप की बात थी, चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात की बात थी, गवर्नमेंट कैसे विन कर सकती है जब अददी तबार से इनके पास 47 या 48 मेंबर्स हैं सेनेट के अंदर, और अपोजिशन पीडीएम की बाशमूल तमाम जमातें उनके पास अददी हवाले से या नंबर्स के हवाले से ज्यादा अक्सरियत मौजूद है। तो लिहाजा जमीर फरोशी तो हुई है, डील तो लेकिन हुई विकास है। वन मोर थिंग, अगर देन अगेन वी आर जंपिंग टू कंक्लूजंस। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अददी अक्सरियत हुकूमत के पास नहीं थी, लेकिन कैंडिडेट्स की अपनी भी तो कोई साख, कोई अपनी स्टैंडिंग होती है ना। यानी आपको नहीं लगता कि शायद लोगों के शख्सी इख्तिलाफात हों, या जिस तरह की बहुत ज्यादा तनकीद यूसुफ रजा गिलानी साहब पे भी की जा रही है, इल्जामात उन पे भी बहुत सारे हैं, केसेस उन पे भी बहुत सारे हैं, और कई दफा होता है जिस तरह के संजरानी साहब ने जिस तरह चलाया है सेनेट को,
हो सकता है उनके हामी ज्यादा हो या लोगों को लगता हो कि ये कंटिन्यू करना चाहिए? क्या हम बिल्कुल नल एंड वॉइड कर रहे हैं एक कैंडिडेट के अपने कैंडिडेचर को? देखिए, बिल्कुल कैंडिडेट की अपनी भी एक साख है, एक अपनी रिप्यूट है, जिसकी वजह से लोग उसे पसंद या नापसंद करते हैं। लिहाजा ये जो आपने बात की है, ये भी एक तासुर मिलता है कि संजरानी साहब ने हाउस को बड़े अच्छे तरीके से चलाया, चाहे वो अपोजिशन हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो या पीडीएम की दूसरी जमातें हो, सबको साथ लेकर चले हैं। पीपल्स पार्टी ने भी पिछले दौर के अंदर जब चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात की बारी थी तो उस वक्त इनको भुट्टोइज्म के हवाले से भी तशबीह दी कि ये भुट्टो के रेयर लीडर हैं या उनके जानशीन हैं। लिहाजा बहुत सारी चीजें हैं, जो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि काउंट करते हैं किसी भी शख्स की इलेक्शंस के हवाले। ये एक ओपन बैलेट के थ्रू तो इलेक्शंस था नहीं, लिहाजा इनके लिए पूरा ये इख्तियार मौजूद था तमाम सेनेटर्स के लिए। वो चाहते तो आइदर वे भी कोई डिसीजन ले। अच्छा, ये भी बड़ी आपने वैसे इंटरेस्टिंग बात कही है वकास। आपने कहा कि संजरानी साहब, जाहिर सी बात है, जब पहले इलेक्शंस जीते थे 2018 में, हमने खुद देखा था कि उस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ी जबरदस्त ट्वीट्स की थी और कहा था कि ये असल डेमोक्रेसी की जीत है। अब रातों रात पता नहीं क्या हुआ कि उनको संजरानी साहब के चेयरमैन बनने से ज्यादा खुशी नहीं हुई है और बल्कि वो इसके लिए अदालत में जाना चाहते हैं। आप कैसे समझते हैं कि उनका अदालत में जाना, और खास तौर पे पीपल्स पार्टी की पोजीशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। हम यहाँ पे आपको सुनाना चाहेंगे कि हमारे पास फैसल करीम कुंडी साहब का एक शॉर्ट मौजूद है, क्या मौकफ है, और पीपल्स पार्टी एक बड़ी इंटरेस्टिंग क्रॉस रोड पर है क्योंकि वो पीडीएम का हिस्सा भी है, इसके अलावा सिंध में उनकी हुकूमत भी है, हुकूमत चलानी भी है। किस तरह इम्पैक्ट कर रहा है ये सब कुछ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की पॉलिटिक्स को, उस पर बात करते हैं। पहले जरा ये शॉर्ट सुनिए। जीत जिस तरीके से दिन दिहाड़े डाका डाला गया, हमारी जीत पर, वो भी सबके सामने है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हाई कोर्ट से रुजू कर रही है। शिबली फराज साहब जो रोजाना जो गुन गा रहे हैं पीटीआई के, जब वो कह रहे थे कि हम हर हरबा इस्तेमाल करेंगे, तो वो ये हरबे थे कैमरे लगाना। हमने आज सीसीटीवी कैमरे का मुतालबा किया और जैसे ही हमने रिकॉर्ड का मुतालबा किया, कोरोना की आड़ में पार्लियामेंट बिल्डिंग को सील कर दिया गया है क्योंकि वो ये रिकॉर्ड गायब करना चाहते हैं कि हमें खतरा है कि पार्लियामेंट बिल्डिंग को किसी भी वक्त जो है उसके रिकॉर्ड रूम को आग लग सकती है। अच्छा जी, कोरोना की आड़ में, यानी अब ये भी कहा जा रहा है कि जो तहरीक होगी पीडीएम इस पे जो भी अब अपने लाए अमल तैयार करती है कि उन्होंने आगे किस तरह बढ़ना है, क्या वो तहरीक चलाना चाहते हैं विद जीरो कॉन्फिडेंस ऑन इमरान खान साहब, वो अदालत जाना चाहते हैं, उसको एक धचका तो लगेगा। जिस तरह थर्ड वेव ऑफ कोरोना आ रही है, फिर जाहिर सी बात है आने वाले दिनों में हम रमजान को, रोजों को, ईद को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो वकास, किस तरह इम्पैक्ट करेंगी इस वक्त की ये सिचुएशन बिलावल भुट्टो जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स को? देखिए, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेंगी और इनके लिए कोई नेक शुगर नहीं है। ये तो अदालत में जाना चाह रहे हैं और अदालत में जाने के लिए आपको शवाहिद की जरूरत है। यू नीड टू प्रोड्यूस द कोजिनेंट कंक्रीट पीस ऑफ एविडेंस बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। आप अपने मौकफ को दुरुस्त साबित करने के लिए आपको एविडेंसेस की जरूरत है। और जहां तक कैमरों को नष्ट करने की बात थी, वो भी दैट इज आल्सो वेरी मच पिवटल एंड पर्टिनेंट इशू के कौमी असेंबली के अंदर या सेनेट की बिल्डिंग के अंदर आप किस तरह कैमरे नस्ब कर सकते हैं, ये कौन से लोगों की वहां तक दस्तरसी रसाई है, जबकि पीटीआई की गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की तरफ से ये संटांस लिया जा रहा था कि हम लोगों ने वहां पे कैमरे नस्ब नहीं किए बल्कि अपोजिशन ने किए हैं। लिहाजा ये एक बड़ी अजीबो गरीब और कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट थी दोनों पार्टीज की तरफ, पीडीएम की तरफ से भी और गवर्नमेंट की तरफ से भी। लेकिन जहां तक कोर्ट जाने की बात है, फैसल कुंडी साहब ने भी बात की, इनके दीगर रहनुमाओं ने भी बात की, तो कोर्ट जाने के हवाले से मैं सिदरा ये जरूर कहूंगा, they must go to the court, they must knock the door of Supreme Court of Pakistan। और आर्टिकल 69 के हवाले से पहले तो रजा रुबानी साहब ने ये वजाहत की थी कि जो भी सेनेट के मामलात हैं या हाउस की प्रोसीडिंग है, दैट कैन नेवर बी चैलेंज बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ इन पाकिस्तान। लेकिन अभी इनकी तरफ से ये जो भी सेंटेंस किया जाता है कि ये कोर्ट में जा सकते हैं, बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ मेरा ये ओपिनियन है इस पे कि दे कैन गो टू द कोर्ट। आर्टिकल 184(3) मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मसले को एंटरटेन कर सकती है, क्योंकि आर्टिकल 69 के तहत कोई भी अदारा, चाहे वो पार्लियामेंट है, इतनी ज्यादा अनफेटेड, अनकंस्टेड या अनचेक्ड पावर्स नहीं दे सकते कि आप तमाम तरह की अकाउंटेबिलिटी के या जुडिशियल इंटरवेंशन हो जाए हर तरह की अकाउंटेबिलिटी के। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर वकास अब्रेज हमारे साथ मौजूद थे। तो ऑफ कोर्स बता रहे थे कि कितनी कामयाबी की उम्मीद है अदालतों में, चाहे वो ऑपोजिशन हो। पहले तो हमने देखा कि हुकूमत तो अपना मौकफ नहीं मनवा सकी जब उन्होंने चैलेंज किया मेंबरशिप ऑफ सैयद यूसुफ रजा गिलानी
इन द सेनेट। आगे आने वाले दिनों में क्या इसी तरह की चपकलश रहेगी? और सबसे बढ़कर ये कि जो की इशू है इस वक्त हमारे सामने, द थर्ड वेव ऑफ कोविड, उसके ऊपर से क्या फोकस हटाया जा रहा है, एंड ऑल दिस इज गोइंग टू बी वेरी डिस्ट्रैक्टिंग। इस पर भी बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।